हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो प्री बोर्ड होने वाला 6 नवंबर को आपका विषय फिजिक्स का कक्षा 12 का विज्ञान शाखा का यानी कि साइंस स्ट्रीम का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स का हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका यहीं से सारा का सारा प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना। अगर इस वीडियो में आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो तभी अगला वीडियो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने से कोई फायदा होगा ही नहीं, तो क्या फायदा वीडियो अपलोड करने का, है ना। चलो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ही फ्री में मुफ्त में आपका कराया जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। चलिए फिर हम सबसे पहले प्रश्न को, तो हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखना, तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपका सारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप में भी ज्वाइन करना, क्योंकि व्हाट्सएप रिलेटेड आपको सबसे पहले वो अपडेट वहीं पे मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, वायु में एकांक धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, यानी कि वायु में एकांक धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो आपको बताना, तो ऑप्शन के पास एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न संख्या 2 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्य इसका, यानी कि 0 होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता की मात्रक जो होता है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 4 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कूलॉम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा का SI किसका मात्रक है, किसका मात्रक आपको बताना है किलोवाट घंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हमने पूरे इस वीडियो में 30 MCQ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखना, तो वीडियो को अंत तक देखना। उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च प्रतिरोध मापने में भी और निम्न प्रतिरोध मापने में भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे में प्रश्न संख्या 8 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें प्रतिरोध बिल्कुल R का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आगे में क्वेश्चन नंबर 9 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, विद्युत वाहक बल, यानी कि EMF का बीमा बताना है, यानी कि EMF का क्या बताना है आपको, बीमा बताना है। तो इसका जो बीमा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ml² ml का पावर 2 t का पावर -3 एंड I का पावर -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि सारा का रिलेटेड PDF वहीं पे भेजा जाता है, तो लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेबर इसका करेक्ट आंसर होता है, जिसको कि WB से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है चल कुंड गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तो क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बढ़ाने के, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यानी कि बात की जाए यहाँ पे हो जाएगा क्या, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए,
चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, मरोड़ी स्प्रिंग का बल आघूर्ण कम करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका प्रेरकत्व का मात्रक है, तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्योन्य प्रेरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका LCR परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक जो आपका होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यानी कि R/Z। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं आपका डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किससे आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे होती है आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुप्रस्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 को क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सा इसमें से बताना। सबसे अधिक जो होता है इसमें वो होता है गामा किरणें का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम बात की जो वो आपका होता है रेडियो का होता है। ठीक है, तो सबसे कम पूछा था रेडियो हो जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे अधिक पूछा तो गामा किरणें हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, संचरण की दिशा कैसी होती है आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई और बी के समांतर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उसका जो किसका उपयोग होता है आपको बताना है। ठीक है, तो दो तरीके से सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ठीक है, पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका किस लेंस का प्रयोग होता है आपको बताना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको पूछता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो उसमें भी आपका उत्तल लेंस ही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका इंद्रधनुष बनने के कारण है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण आपको बताना है, प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपका प्रकाश के रंग का कारण है इसकी, यानी कि प्रकाश के रंग का क्या कारण होता है, इसकी क्या होता है, क्या विवेक होता है, याम होता है, आवृत्ति होता है, कला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवृत्ति का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंग का कारण होता है प्रकाश का, है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफी आसान प्रश्न है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, आपको पता होगा, जिसे कि डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, डी बराबर आपका होता है 1/f होता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो दृश्य भाग में कौन सी श्रेणी पड़ती है आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बामर श्रेणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, किसे उपयोग किया जाता है आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारी जल, यानी कि D2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपका सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है, नाभिकीय विखंडन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा संलयन होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अपद्रव्य है। तो कौन सा द्रव्य है, अपद्रव्य है। तो उससे क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिसंयोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपका जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, जेनर डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है वो बताना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्टेज नियामक के रूप में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका अर्धचालक का
तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध कैसा हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोला था, अर्धचालक बोला था, तो इसका क्या हो जाएगा, घटता है हो जाएगा, है ना, घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 को, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपका नोट गेट, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा गेट बोल रहा है, NOT, नोट गेट बोल रहा है। का बुलियन व्यंजक होता है आपका क्या होता है, A डैश बराबर Y हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है आपका, जो कि आपका 3 मार्क्स का 3 प्रश्न इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अति उत्तरीय प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए था, है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग 3 मार्क्स का 3 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, किसी चालक और विद्युत रोधी में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। चालक और विद्युत रोधी में आपका 2 अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें आपका बोलता है, सबसे पहले चालक में हम लोग देख लेते हैं। चालक में हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे, उस पर विद्युत रोधी में देखेंगे। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, चालक में, जो आसानी से गति कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इसलिए विद्युत धारा का चालन करते हैं। उदाहरण के लिए तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद विद्युत रोधी में हम लोग देखते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे कि कांच हो गया, रबड़ हो गया। कांच आपका क्या है, अर्धचालक है, सॉरी विद्युत रोधी चालक है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है आपका, ओम का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं बताइए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे आंसर देख सकते हो, तो लिखा गया आपका ओम का नियम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीमाएं देखेंगे। ठीक है, ओम के नियम में यहाँ पे लिखा गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप दाब अपवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि भी समानुपाती होता है आई का। अगर यहाँ पे स्थिरांक लिखा जाए आर को, यानी कि रेजिस्टेंस को, है ना, तो क्या हो जाएगा, भी बराबर आई आर हो जाता है ना। उसके बाद आप कहता है, आप लोग को पता होगा, क्लास 10th का ही है ना। सीमा यहाँ पे दिया गया है, वह केवल धातु चालकों के लिए ही मान्य है। ठीक है, यह केवल धातु चालकों के लिए ही मान्य है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया सीमाएं में, यह ओमीय, नॉन ओमीय, ठीक है, अओमीय। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश देखो, नॉन ओमीय लिखा है, नॉन ओमिक लिखा है। युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्तें क्या है। तो इसके 2 आवश्यक शर्तें बताना, किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे दिया गया है उत्तर में, प्रकाश की किरणें को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, क्या आपका आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, आपका होगा तभी आपका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा शर्त है, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में। उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 मुख्य गुण लिखिए। 2 मुख्य गुण को लिखना है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे दिया गया सबसे पहला, प्रकृति, यानी कि नेचर में हम लोग देखते हैं, ये तरंगें अनुपस्थित प्रकृति की होती है। इसका अर्थ है कि इसमें विद्युत क्षेत्र यानी कि ई और चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग बी से लिखते हैं, उसको हम लोग ई से लिखते हैं। इसको आप लोग ध्यान नहीं देना है, गलती से लिखा गया है ना, ई से, के सदिश तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और ये दोनों सदिश भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो आगे लोग दूसरा देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा गया, माध्यम की आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण लिखा गया है ना, के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। यहाँ पे लिखा गया, निर्वात में इन तरंगों की चाल कितनी होती है, आपको पता होगा, सी बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो उसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका 3 प्रश्न 3 मार्क्स से पूछा जाएगा, 9 प्रश्न के लिए, 9 मार्क्स के लिए। ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है ना, ये जो था यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 × 2 मार्क्स का, यानी कि 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं 3 मार्क्स वाला में। सबसे पहला प्रश्न, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न यहाँ पे दिया गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, किस लिए बोला है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र का चित्र बना लेना है आपको, यहाँ पे चित्र नहीं बनाया गया है। आई होप कि आप लोगों को बनाने आता होगा। संक्षिप्त उत्तर का सार, यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर में लिखा गया आपका, 2 समांतर प्लेट जिसका कि क्षेत्रफल ए और दूरी डी ले। ठीक है, जिन पर क्रमशः +Q और -Q होगा, यानी कि एक पर +Q एक पर -Q आवेश है। ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई ज्ञात करें। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका,
सिग्मा बटा में ई नोट, यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला लिख दिया गया, क्या लिखा गया, क्यू बाई ए। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया विभवांतर यानी कि भी, और विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध का उपयोग करें। क्या होता है इन दोनों का संबंध, ई बराबर होता है, सॉरी भी बराबर आपका होता है ई इंटू डी, ई डी होता है ना। धारिता सी के सूत्र क्या होता है आपका, सी बराबर क्यू बाई भी होता है, आपको पता होगा ये चीज़ है ना। में मान रखे, ठीक है। तो व्यंजक क्या आपको प्राप्त होगा, सी बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू ए, बाई में आपका डी मिल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, 3 मार्क्स वाला में है ना। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बोलता है आपका, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र लिखिए, और यह सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, यह सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित आपको बताना है, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र, यह सूत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और इसकी वक्रता त्रिज्याओं यानी कि R1 और R2 के बीच संबंध बताता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। सिद्धांत यहाँ पे लिखा गया है, यह सूत्र गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे लेंस के दोनों पृष्ठों पर क्रमिक रूप से लागू किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है प्रश्न, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की 3 मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला आपका था विस्थापन धारा, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैक्सवेल के ने बताया कि केवल चालन धारा ही नहीं बल्कि मैक्सवेल ने बताया कि केवल चालन धारा ही नहीं बल्कि समय के साथ परिवर्तित होने वाला विद्युत फ्लक्स भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे विस्थापन धारा कहते हैं। उसके बाद आपका था दूसरा, तरंगों की उत्पत्ति, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं जो अंतरिक्ष में फैलती है, क्या होती है, जो अंतरिक्ष में फैलती है, प्रकाश की चाल आपका आगे आता है। उन्होंने सिद्ध किया कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सी, जिसको कि चाल सी से यहाँ पे दिखाएगा, का मान कितना होता है, सी बराबर 1/√म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट होता है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर है, ठीक है। तो ये था आप लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।